स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनों से। हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था कि ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो भी हमारे पास एक्ट पास हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 1773 का जो एक्ट है वो करवाया था, 1784 का एक्ट करवाया था, इसके अलावा एक 1781 का एक्ट भी करवाया था, 1793 का एक्ट करवाया और एक आपको 1830 का एक्ट करवाया और एक 1833 का एक्ट है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर करवाए हैं। ये ब्रिटिश पीरियड के अंदर बनने वाले हमारे इंडिया के एक्ट थे। 6 एक्ट मैं आपको अभी तक लास्ट वीडियो के अंदर करवा चुका हूँ, जो मैंने लास्ट नाइट जो वीडियो अपलोड की है। इसके बाद आज मैं आपको इससे आगे के जो ब्रिटिश पीरियड के दौरान हमारे भारत के अंदर कानून पास हुए हैं, एक्ट पास हुए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँ। तो इसके बाद मैं आज की वीडियो के अंदर आपको सबसे पहले 1853 का जो चार्टर एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किया है, इस चार्टर एक्ट के कुछ मेन फीचर्स हैं वो आपके साथ डिस्कशन करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1833 का पहले एक्ट करवाया था और उस एक्ट के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो 1833 का एक्ट है उसके अंदर सबसे पहले भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल्स ने वो इलेक्ट किए गए थे, जिसको पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे। अब उस एक्ट के दौरान उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब उसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं 1833 के एक्ट को। अब 1853 के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आए, तो सबसे पहला चेंज लेके आए द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लेजिस्लेटिव वर्क वर सेपरेटेड, कि जो प्रशासन का काम है और जो लेजिस्लेटिव का काम है यानी कि जो कानून का काम है, उन दोनों को अब अलग अलग कर दिया गया। 6 न्यू मेंबर्स वर एडेड इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर एंड नेम्ड एज ए विधान परिषद, और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, सभा थी, उसके अंदर 6 नए मेंबर्स हैं जो वो ऐड किए गए। अब उसका जो एरिया है वो बढ़ा दिया गया, पहले मेंबर कम थे, अब उसके अंदर 6 नए मेंबर ऐड किए गए और इस सारे ग्रुप को अब बोला जाने लग गया विधान परिषद। तो इसके अंदर सबसे मेनली काम यही हुआ कि जो विधान परिषद के मेंबर हैं उनके अंदर 6 नए मेंबर्स हैं जो वो ऐड किए गए। उसके बाद सेकंड काम किया गया, ओपन कंपटीशन है जो वो भारत के अंदर करवाए जाने लग गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 1833 के अंदर भी ये प्रोविज़न की थी, लेकिन उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज़ का विद्रोह किया था, जिसके कारण वो रूल उस समय अप्लाई नहीं हो सका। लेकिन 1853 में जब लॉर्ड डलहौजी भारत के वाइस रॉय थे, तो उन्होंने इस एक्ट के अंदर ये बात क्लियर कर दी कि अब भारत के अंदर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसके लिए ओपन कंपटीशन होगा और भारतीय लोग भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहीं से भारत के अंदर पहली बार कंपटीशन के जो एग्ज़ाम है अलग अलग जॉब्स के लिए, वो अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए थे। अब जो ये 6 मेंबर आपके जो ऊपर लास्ट मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की विधान परिषद थी, उसके अंदर जो 6 नए मेंबर ऐड किए गए थे, उनमें से 4 मेंबर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा में से इलेक्ट किए गए थे। जो वहाँ की जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके द्वारा ये मेंबर हैं जो वो सिलेक्ट किए जाते थे। और इन चारों एरिए में से एक एक मेंबर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की विधान परिषद है, जिसको आजकल हम पार्लियामेंट का नाम देते हैं, तो उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो ये 6 मेंबर थे उनमें से 4 मेंबर बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा में से लिए जाने लग गए। तो इससे भारत के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट है जो उसका दायरा बढ़ता गया और जो गवर्नर्स की पावर हैं उसको इंक्रीज़ किया गया इस एक्ट के तहत। इसके बाद आपको पता है कि भारत के अंदर 1857 का जो ईयर है उसको भारत के अंदर एक बहुत ही ग्रेट ईयर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय ही भारत के अंदर सबसे पहले एक बहुत बड़े लेवल पर भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों की सरकार के ख़िलाफ़ क्रांति की थी। और उस क्रांति का नाम आप सभी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति। इसको सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है, मिलिट्री
रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो जिसके अंदर बहुत सारे कारण थे जो आप पहले 8th या 9th क्लास में पढ़ के आए हो। तो उस रेवोल्यूशन के बाद जब भारत के जो सिपाही थे इस लड़ाई में हार गए थे, यानी कि उसके काफ़ी कारण थे हारने के। मेनली कारणों की बात करें तो उस समय भारत के पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, यूनिटी की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी, वो क्रांति सारे एरिया में नहीं फैल सकी, अपने समय से पहले स्टार्ट हो गई। तो बहुत सारे कॉजेज़ थे जिनके कारण हम 1857 का जो रेवोल्यूशन है उसको हम सक्सेस नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही वो 1857 का रेवोल्यूशन ख़त्म हुआ तो वहाँ से जाके ब्रिटिश प्रशासन को इस बात का पता लग गया कि अगर भारत के अंदर प्रशासन चलाना है, अपना सिस्टम कायम रखना है, तो उसके लिए भारतीय लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। और साथ साथ भारत का प्रशासन है जो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी लेके आनी पड़ेगी। इसीलिए 1858 के अंदर क्राउन एक्ट पास किया गया, जिसको हम ताज बोलते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड की महारानी है वो अपने सिर के ऊपर ताज डालती है, तो इसीलिए इसको क्राउन एक्ट बोला गया। और इस एक्ट के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, जो 1600 के अंदर आई थी 31 दिसंबर को, वो उसको भारत से निकाल दिया गया और पूरे भारत का जो प्रशासन है वो अब महारानी विक्टोरिया के अंडर चला गया। यानी कि अब भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत का पूरा जो प्रशासन है वो महारानी विक्टोरिया के अंडर चला गया। और इससे बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंट चेंज ये आया कि जो पहले गवर्नर जनरल की पोस्ट थी भारत के अंदर, अब वो इंडिया का गवर्नर जनरल, उसको आज के बाद वाइस रॉय के नाम से जाना जाएगा। और जो वाइस रॉय है वो महारानी विक्टोरिया को अपने कामों के प्रति जवाबदेह होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी वो काम भारत के अंदर करेगा। तो यहाँ से भारत के अंदर 1858 से ही वाइस रॉय की जो पोस्ट है वो भारत के अंदर शुरू होगी। इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो कि 1833 के एक्ट में बने थे, लेकिन 1858 के एक्ट में इसी गवर्नर जनरल की पोस्ट को वाइस रॉय की पोस्ट के अंदर कन्वर्ट किया गया। आपको 3 ईयर याद रखने हैं, 1773, 1833 एंड 1858। ये 3 आपके जो एक्ट हैं इनको आपने ध्यान रखना है। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। 1833 के अंदर जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1858 का जो क्राउन एक्ट है इसके अंदर भारत के गवर्नर जनरल को वाइस रॉय कहा जाने लग गया। तो ये आपको तीनों जो एक्ट हैं वो याद रखने हैं। ये काफ़ी बार पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का कौन था, या फिर इंडिया का फर्स्ट वाइस रॉय कौन था। तो यहाँ से आपको मैं क्लियर कर दूँ कि भारत के जो पहले वाइस रॉय थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, आप इसको साथ साथ नोट कर सकते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के बनने वाले पहले वाइस रॉय थे जो 1858 के क्राउन एक्ट के अंडर बनाए गए। उसके बाद भारत के अंदर जो ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, उसको ख़त्म कर दिया। जबकि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में एक बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो कि पिट्स एक्ट 1784 में बना था, और इसी पिट्स एक्ट के अंडर जो राजनीतिक मामले हैं उनके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, और जो ट्रेड के मामले हैं उनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था। तो ये दोनों जो डिपार्टमेंट थे, ये इन दोनों को इस एक्ट के अंदर ख़त्म कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसमें ख़त्म हो गई और आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये दोनों ख़त्म कर दिए, क्योंकि अब भारत का पूरा प्रशासन है जो वो इंग्लैंड से चलेगा, क्राउन के अंडर चलेगा। इसी एक्ट के तहत भारत के अंदर एक नई पोस्ट जनरेट की गई और उस पोस्ट को बोला गया स्टेट सेक्रेटरी। स्टेट सेक्रेटरी, ये भारत के अंदर एक नई पोस्ट जारी की गई थी जिसे हम राज्य
सचिव, हिंदी के अंदर इसका नाम लिखेंगे हम राज्य सचिव। ये एक नई पोस्ट बनाई गई। जो वाइसराय थे वो इंग्लैंड से सिलेक्ट होंगे, जो राज्य सचिव हैं वो भारत के अंदर से सिलेक्ट किए जाएंगे। तो उसके अंदर अंग्रेज़ों को भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वो भारत के पूरे प्रशासन की जो जिम्मेवारी है वो अब सेक्रेटरी के हाथ में होगी, जो स्टेट सेक्रेटरी है भारत का। और इस स्टेट सेक्रेटरी के बारे में एक ख़ास बात और भी है, और वो बात यह है कि स्टेट सेक्रेटरी ब्रिटिश जो पार्लियामेंट की कैबिनेट है, जैसे हमारे भारत के अंदर कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो उस ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट का वो मेंबर भी होगा। यानी कि भारत का जो स्टेट सेक्रेटरी है वो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट के अंदर सरकार बनी है, जिस पार्टी की भी बनी है, चाहे वो लेबर पार्टी की बनी है, चाहे वो कंजर्वेटिव पार्टी की बनी है, उनके पीएम की जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के मेंबर वो स्टेट सेक्रेटरी होंगे। और स्टेट सेक्रेटरी अपने कामों के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये स्टेट सेक्रेटरी की पोस्ट भारत के अंदर पहली बार 1858 के अंदर बनाई गई थी। और इस स्टेट सेक्रेटरी की हेल्प करने के लिए एक एडवाइजरी बॉडी बनाई गई, सलाहकारी एक ग्रुप बनाया गया, जिसके टोटल मेंबर 15 मेंबर थे, जो वो इलेक्ट किए जाते थे, जो स्टेट सेक्रेटरी को सजेशन देने का काम करेंगे, एक एडवाइजरी बॉडी का काम करेंगे। तो ये था आपका 1858 का क्राउन एक्ट, जिसके अंदर आपको मेनली एक तो सेक्रेटरी याद रखना है कि सेक्रेटरी के साथ रिलेटेड क्या क्या काम किए गए थे। तो सेक्रेटरी सबसे पहले प्रशासन का काम करेगा, ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी एक एडवाइजरी बॉडी होगी, और उस एडवाइजरी बॉडी के अंदर 15 मेंबर्स होंगे। और इससे एक 1858 का आपको मैंने बताया कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ख़त्म कर दिया गया, और पूरे भारत का जो प्रशासन है वो महारानी के अंडर चला गया। तो ये आपका 1858 का एक्ट है। इसके 3 साल बाद एक नया कानून आया, जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 के अंदर इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद कानून पास किया गया, और इसके अंदर भारत के अंदर द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड द लॉ बॉडी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, भारत के लोग अब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कानून बनाएगी, जो भी संस्था ये कानून बनाएगी, उसके अंदर अब भारतीय लोगों को इलेक्ट किया जाएगा। इससे पहले भारत के अंदर जो भी कानून बनाने वाली संस्था थी उसके अंदर भारतीय लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, लेकिन 1861 के एक्ट के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहली बार इस बात की इजाज़त दी कि भारत के अंदर जब भी कानून बनेगा तो उसके अंदर जो लॉ बॉडी होगी, जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर भारतीय लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। वाइसरॉय विल इलेक्ट सम नॉन गवर्नमेंट मेंबर इन द काउंसिल। अब जो वाइसरॉय है, जिसके पहले 6 मेंबर्स को हेल्प के लिए दिए गए थे, अब उनके अंदर कुछ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स को भी वो इलेक्ट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है अपनी हेल्प के लिए। और इसी तरीके से भारत के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने 1862 के अंदर 3 मेंबर नॉमिनेट किए, एक तो बनारस के राजा और पटियाले के महाराजा और एक सर दिनाकर राव। ये 3 मेंबर थे जो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 के एक्ट के तहत नॉमिनेट किए थे अपनी काउंसिल के अंदर। और इस एक्ट के तहत ही पहली बार भारत के अंदर सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है। 1833 के एक्ट में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, अगर आपको वो याद हो, कि जो बॉम्बे और एक जो मद्रास के गवर्नर है, इनसे उनकी पावर ले ली गई थी, और वो पूरी की पूरी पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में चली गई थी। लेकिन इस एक्ट में ये बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को उनकी पावर रिटर्न कर दी गई, वापस दे दी गई। तो ये काम किया गया 1861 के एक्ट के अंदर, और यहीं से भारत के अंदर
सत्ता का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई पावर सेंटर से स्टेट की तरफ डिवाइड की जाती है, तो ऐसा हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब राज्य अपनी जो पावर है वो केंद्र को देते हैं, सारी पावर एक ही जगह पे एकत्रित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। लेकिन इस 1861 के एक्ट के तहत जो पावर थी वो दोबारा से फिर बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनको लौटा दी गई, वापस कर दी गई। और इसी एक्ट के तहत भारत के अंदर पहली बार जो वाइसराय थे 1858 से जो बनने स्टार्ट हुए थे, उनको ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी गई। ऑर्डिनेंस को हम हिंदी के अंदर बोलते हैं अध्यादेश, जो कि आज भारत के अंदर 42 डेज़ के लिए अप्लाई होता है। और ये अध्यादेश की जो पावर है पहली बार वाइसराय को 1861 के अंदर दी गई, ताकि जब भी देश के अंदर एमरजेंसी की हालात पैदा हो तो उसी समय आपातकाल के दौरान जो भारत के वाइसराय हैं वो अपनी इस पावर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नया एक्ट आया 1892 1892। 1892 के अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए, सिर्फ एक बढ़िया बात इसके अंदर ये हुई कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पहले एग्जीक्यूटिव मामलों पर या बजट के मामलों पर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं थी, डिबेट करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन 1892 के अंदर इस बात की प्रोविज़न कर दी कि अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या भारत की उस समय की जो संसद थी उसमें वो डिबेट कर सकते हैं बजट के ऊपर, और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार उनको दे दिया गया। और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स हैं वो ऐड करने की परमिशन दे दी कि अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे वो स्टेट में है चाहे वो सेंटर में है, उसके अंदर गवर्नर या जो वाइसराय हैं वो कुछ और मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये 1892 के एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न कर दी गई। तो इसमें आपको मेनली पॉइंट सिर्फ 1892 के अंदर ये याद रखना है कि भारत के अंदर डिबेट करने की बजट के ऊपर और एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन करने की जो आज्ञा है वो 1892 के एक्ट में दे दी गई थी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस एक्ट की, इसको आप नोट कर लीजिएगा।